हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों, आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स चैप्टर में कॉकरोच के बारे में सब कुछ दिया गया है बच्चों। और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल या कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपके एनसीईआरटी में वेल एक्सप्लेन्ड है। और नीट में बच्चों हर साल कम से कम एक क्वेश्चन, कम से कम एक या दो क्वेश्चन, एक तो निश्चित है कि कॉकरोच पर आता ही आता है। अब कौन सा आ जाए बच्चों, वो तो एग्जाम के दिन पता चलेगा, लेकिन हमें पूरा पढ़ना है, ये डायग्राम भी अच्छे से पढ़ना है। बच्चों, कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। ये हेड में बच्चों एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है कार्पोरा एलाटा ब्रेन में, और हेड के वेंट्रल साइड पर होता है माउथ से लेकर के हिपैटिक सीका तक इस पार्ट को कहते हैं फोरगट। क्या कहते हैं बच्चों? फोरगट। हिपैटिक सीका से लेकर के मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स तक इसे कहते हैं बच्चों मिडगट, और मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से लेकर के एनस तक इसे कहते हैं हाइंडगट। इसका मतलब ये हुआ कि कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। क्लियर? जो फोरगट की इंटरनल लाइनिंग होती है बच्चों, यहां पर काइटिनस लेयर पाई जाती है जो इसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है। हाइंडगट की इनर लाइनिंग पर भी काइटिनस लेयर पाई जाती है जो इसको भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन मिडगट की वॉल पर या मिडगट की अंदर की दीवारों पर काइटिनस लेयर नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि मिडगट की दीवारें ग्लैंडर होती हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स करती हैं, इसलिए वहां पर ऐसी लेयर नहीं पाई जाती। लेकिन वहां पर फूड की रगड़ से प्रोटेक्शन के लिए पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि काइटिन एंड प्रोटीन की बनी होती है, और ये थिन ट्रांसपेरेंट टेम्परेरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर लाइनिंग ऑफ फोरगट एंड हाइंडगट इज लाइन्ड बाय काइटिन फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन ये काइटिनस लेयर मिड गट की वॉल में नहीं पाई जाती। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहां पर फिर से देखो, माउथ, हेड के वेंट्रल साइड पर माउथ ओपन करता है बच्चों बक्कल कैविटी, फॉलोड बाय फेरिंक्स एंड इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्रॉप पाया जाता है, और क्रॉप के बाद बच्चों गिजर्ड को प्रोवेंट्रिकल्स भी कहा जाता है। यानी फूड जो भी कॉकरोच खाएगा, और कॉकरोच कैसा है बच्चों? ऑम्निवोरस, सब कुछ खाता है। तो फूड कैरिड बाय बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस एंड देन क्रॉप की जो दीवारें होती हैं बच्चों, ये थिन मस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडर होती हैं। क्रॉप और गिजर्ड, इसके पहले बच्चों मैंने पढ़ाया था एनिमल किंगडम में, बर्ड्स में भी पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, ध्यान रखना। इसके अलावा गिजर्ड अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल में भी होता है। जो क्रॉप होता है बच्चों, ये थिन मस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडर होता है। यहां पर कोई ग्लैंड नहीं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रॉप में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन क्रॉप में ही होता है, यानी 60% से ज्यादा। कैसे? यहां पर देखो, क्रॉप और इसोफेगस के लैटरल साइड पर बच्चों सैलामी ग्लैंड्स होती हैं। सैलामी ग्लैंड मेन एंजाइम्स भी करती हैं, जाइमेज एंड एमाइलेज। ये एंजाइम क्रॉप में आते हैं। और इस डायग्राम को देखो बच्चों, जो मिडगट की दीवारें होती हैं, मिडगट ये सीक्रेट करते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम रिगर्जिटेट होते हैं। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है पीछे जाना, वापस जाना, और ये एंजाइम जो मिडगट सीक्रेट करती है वो क्रॉप ले जाते हैं। और कौन कौन से एंजाइम? इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिन, प्रोटीएसेस, पेप्टाइडेसेस, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, लाइपेसेस, ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। लेकिन ध्यान रहे, कॉकरोच में पेप्सिन या इनवर्टिब्रेट में पेप्सिन एंजाइम नहीं पाया जाता। अब एक बार फिर से बच्चों, फूड बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस होता हुआ क्रॉप में आया। फूड को स्टोर करता है क्रॉप। अगर फूड नहीं स्टोर होता तो एयर से बना होता है। फूड स्टोर होता है, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड क्रॉप में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ जाइमेज एंड एमाइलेज एंजाइम्स ऑफ सलाइवा एंड द एंजाइम्स ऑफ मिडगट दैट रिगर्जिटेटेड या कमिंग बैक टू क्रॉप फॉर मैक्सिमम डाइजेशन। और मिडगट के एंजाइम्स होते हैं बच्चों इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएसेस, पेप्टाइडेसेस एंड लाइपेसेस, यानी ऑलमोस्ट वो सारे एंजाइम जो हम लोगों की बॉडी में पाते हैं एक्सेप्ट पेप्सिन। याद रखना। क्लियर बच्चों? क्रॉप में मैक्सिमम डाइजेशन होने के बाद जब फूड आगे आता है तो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है। अब ये आता है बच्चों गिजर्ड में। गिजर्ड के दो पार्ट होते हैं, द मेन एंड लार्जेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द आर्मेरियम एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमोडियम। स्ट्रोमोडियम गिजर्ड के अंदर, या कह सकते हो फोरगट के अंदर फोल्ड कर जाता है और बनाता है एक वॉल, दैट्स कॉल्ड स्ट्रोमोडियल वॉल। गिजर्ड की दीवारों में बच्चों केवल सर्कुलर मसल लेयर पाई जाती हैं, और यहां पर छेद 1 2 3 3 इस तरफ, 1 2 3 3 इस तरफ, कुल बच्चों 6 काइटिनस टीथ पाए जाते हैं।
जिन्हें प्रोवेंट्रिकुलर टीथ कहा जाता है, क्योंकि गिजर्ड में मेनली मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग ऑफ फूड होती है। तो एक्चुअली में होता है बच्चों, पहले फूड आता है गिजर्ड में, ये स्टोमोडियल वॉल रोक लेता है, इससे फूड आगे न बढ़ पाए। यहां पर मैस्टिकेशन हुआ, फिर फूड गया वापस क्रॉप में मैक्सिमाइजेशन हुआ, और दोबारा फूड जब यहां से पास होता है एक बार फिर से मैस्टिकेशन आता है, जिससे कोई चीज अगर बाकी रह गया हो तो वही मैस्टिकेट हो जाए। तो हमारे ख्याल से बच्चों आपको गिजर्ड समझ में आ गया होगा। गिजर्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस। गिजर्ड की दीवारों में केवल सर्कुलर मसल लेयर पाई जाती हैं। यहाँ पर 3+3 काइटिस टीथ पाते हैं, जिन्हें प्रोवेंट्रिकुलर टीथ कहा जाता है। गिजर्ड का मेन पार्ट आर्मेरियम, स्मॉलेस्ट पार्ट स्टोमोडियम। स्टोमोडियम फोल्ड कर जाता है गिजर्ड के अंदर, बनाता है स्टोमोडियल वॉल। गिजर्ड का मेन काम क्या होता है बच्चों? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। दैट इज द वेरी बेस्ट ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टोमोडियल पार्ट या आर्मेरियम पार्ट मिलाकर गिजर्ड में जो भी होता है वहां पर मैस्टिकेशन हो जाता है। ध्यान से देखो बच्चों, इस स्टोमोडियल वॉल या गिजर्ड के जस्ट नीचे कह सकते हो, बिल्कुल यहीं पर समाप्त होता है, वहीं पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है दैट्स कॉल्ड कार्डिया। अब बच्चों गिजर्ड में मैस्टिकेशन हुआ, क्रॉप में मैक्सिमाइजेशन होने के बाद जो सेमी डाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ता है और वो आता है मिडगट, और मिडगट की दीवारों पर या मिडगट की इनर लाइनिंग पर बच्चों कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं पाई जाती। तो फूड की रगड़ से मिडगट की दीवार डैमेज हो सकती है, क्योंकि मिडगट में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती है, मैंने बताया, जो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी करते हैं। इससे नेचर यहां व्यवस्था ये करता है कि जब सेमी डाइजेस्टेड फूड यहां से आगे बढ़ता है, मिडगट में आता है, तो उसके पहले इस पूरे सेमी डाइजेस्टेड फूड को एक मेम्ब्रेन से कवर कर दिया जाता है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कौन सीक्रेट करता है बच्चों? कार्डिया। ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन था, कार्डिया। और अगर कार्डिया ना हो तो गिजर्ड, लेकिन दोनों में से चूज करना पड़ जाए बच्चों तो कार्डिया को प्रेफरेंस दी जाएगी। कार्डिया पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है। ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पूरा सेमी डाइजेस्टेड फूड को कवर कर लेता है, और जब आगे बढ़ता है फूड तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का एक काम ये हो जाएगा कि वो मिडगट की दीवारों को फूड की रगड़ से, एब्रेजन से बचाए, जिससे ग्लैंड्स डैमेज ना हो। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन किसका बना होता है बच्चों? काइटिन एंड प्रोटीन का। ये कैसी होती है? थिन, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों कहा गया? क्योंकि जब जब सेमी डाइजेस्टिव फूड यहां से आएगा, कार्डिया सीक्रेट कर देगी पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, जो फूड को कवर कर लेगा, जिससे फूड की रगड़ से मिडगट की दीवारें डैमेज ना हो। तो अब बताओ, सेमी डाइजेस्टेड फूड गिजर्ड से जब आता है मिडगट में, तो दैट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। दैट पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन सीक्रेटेड बाय कार्डिया या गिजर्ड, दोनों में से चूज करना पड़ जाए। कार्डिया सीक्रेट तो करता है कार्डिया, लेकिन ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पाई कहां जाती है बच्चों? मिडगट में। ध्यान रखना, कहां पाई जाती है? मिडगट में। और ये फूड की रगड़ से मिडगट की दीवारों को बचाती है। टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी क्यों? जब जब फूड आएगा तब तक बन जाएगी, और जब फूड आगे बढ़ जाएगा तो ये अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर बच्चों? अब सेमी डाइजेस्टेड फूड कहां पहुंचा? मिडगट, यानी मिडगट में आ गया। मिडगट की दीवारें ग्लैंडर होती हैं और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी करती हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो थोड़ा बहुत क्रॉप के बाद बचा रह गया, थोड़ा बहुत जो डाइजेशन नहीं हो पाया, वो मिडगट में इनवर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएसेस, पेप्टाइडेसेस, लाइपेजेस, इन सारे एंजाइम की सहायता से फाइनली फूड डाइजेस्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां, तो आंसर क्रॉप। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फूड का डाइजेशन कंप्लीट कहां पर होता है, तो आंसर क्या होगा? मिडगट। अब यहां पर देखो बच्चों, जब फूड यहां पर डाइजेस्ट हो गया, तो जब डाइजेस्ट होगा तो यहीं पर मिडगट में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड में आ जाएगा। तो जरा यहां पर एक घटना देखो बच्चों, ये नीट और एम सा क्वेश्चन है। जब मिडगट की दीवारें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी करेंगी, तो वो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ल्यूमेन में आएगा, फिर वापस जाएगा और यहां पर मैक्सिमम डाइजेशन करेगा। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जब वो एब्जॉर्ब करके आएगा बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो उसे फिर से पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बच्चों दोनों चीजें परमेबल होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए भी और डाइजेस्टेड फूड के लिए भी। ये क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया है बच्चों कि पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल होती है? केवल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए, या डाइजेस्टेड फूड के लिए, या दोनों के लिए? तो क्या कहोगे? दोनों के लिए परमेबल होती है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन से। दोनों चीजें एब्जॉर्ब होने में भी और अंदर एंजाइम निकलने समय भी ये काम करती है, यानी दोनों के लिए परमेबल होती है। क्लियर बच्चों? इस तरीके से मैक्सिमम डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया। अब ये एब्जॉर्ब फूड बॉडी सेल में पहुंचेगा, जिससे एनर्जी मिलेगी। वो सब मैंने डाइजेशन में पहले से पढ़ा रखा है। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, फोरगट एंड मिडगट के ज्वाइनिंग पर, फोरगट एंड मिडगट की ज्वाइनिंग पर 8 का मतलब 4 पेयर्स छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाते हैं। मैंने यहां दोनों तरफ 2 बनाया है, लेकिन कुल 4 पेयर्स होती हैं। ध्यान रखना बच्चों, तुम्हारी एनसीईआरटी में 4 पेयर बना हुआ है 8। इसे हिपैटिक सीका कहा जाता है।
यानी at the joining of foregut and midgut there are 4 pairs or 8 tube-like structure that's by hepatic cica. hepatic cica के बारे में रिसर्च हो रही बच्चों, थोड़ी बातें समझ में आई हैं। एक तो ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स करता है जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, और दूसरा थोड़ा बहुत यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी बनाने में हेल्प करता है, और थोड़ा बहुत यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनाने में हेल्प करता है, इसका मतलब एक्सक्रीटरी। और जरा नाम देखो हिपैटिक, तो कुछ हद तक लीवर जैसा, जैसे लीवर हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है और थोड़ा बहुत एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करती है, इसीलिए ये भी वैसा ही काम करती है, इसलिए इसका नाम हिपैटिक सिका रखा गया। अब यहाँ पर बच्चों मिडगट और हाइंडगट के ज्वाइनिंग पर मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंडर एंड सीलेटेड होती है इसकी दीवारें, इनकी संख्या 60 से 150 होती है जो 6 रो में होती है, और हर रो में इनकी संख्या 10 से 25 होती है बच्चों। ये ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉकरोच के, इसका जिक्र मैं कभी आगे करूंगा। तो मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स पर पूछा जाए कहां पाए जाते हैं बच्चों, मिडगट और हाइंडगट की ज्वाइनिंग पर पाए जाते हैं। उसकी दीवारें कैसी होती हैं, सीलेटेड एंड ग्लैंडर। इसके बाद अब जो फूड ना तो डाइजेस्ट हुआ ना एब्सॉर्ब हुआ बच्चों, वो हाइंडगट में आएगा। हाइंडगट का मेन पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम में 6 रेक्टल पैपिली पाई जाती है। इसका सेक्शन काट के मैंने यहां बनाया, तो ये बच्चों 6 रेक्टल पैपिली होती हैं, और इसके अंदर विलाई एंड माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर ब्रश वाटर पाए जाते हैं, जिसमें जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब फूड पहुंचता है। तो रेक्टम में या हाइंडगट में अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब फूड जब पहुंचता है बच्चों, तो उसमें से यूजफुल साल्ट्स एंड वाटर ब्रश वाटर की सहायता से एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड को ये स्टूल में कन्वर्ट कर देता है, और कॉकरोच के अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्सॉर्ब फूड जो स्टूल में कन्वर्ट होता है बच्चों, उसे पिलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पिलेट्स, और ये एनस से बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बच्चों पूछा गया है कि कॉकरोच के स्टूल का नाम क्या है, तो क्या कहोगे, पिलेट्स। रेक्टल पैपिला क्या क्या एब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है ब्रश वाटर की सहायता से, यूजफुल साल्ट्स एंड वाटर, और अनडाइजेस्टेड फूड को स्टूल में कन्वर्ट करती है, जिसे पिलेट्स कहते हैं। लेकिन इसके अलावा बच्चों थोड़ा बहुत यहाँ पर भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हुए देखे गए हैं। इसका मतलब यूरिक एसिड क्रिस्टल बच्चों कई जगह बनते हैं। इसके अलावा और कहां देखा गया है, फैट बॉडीज, जिसे तुम्हारी एनसीईआरटी में बच्चों कार्पोरा एडिपोसा कहा गया है, यहां भी थोड़ा बहुत बनता है। नेफ्रोसाइट्स, जिसे पेरिकार्डियल सेल्स कहते हैं, ये बाइन्यूक्लिएटेड होती है बच्चों, ये हार्ट के लैटरल साइड में पाई जाती है, इसका नाम रखा गया पेरिकार्डियल सेल्स। ये भी थोड़ा बहुत यूरिक एसिड बनाती है। लेकिन मेन बच्चों एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है, मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। इसका मतलब कॉकरोच की बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, यहां पर देखो 1 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं इसोफेगस एंड क्रॉप के डोर्सोलैटरल साइड पर, एक इधर कुल हो गया 1 पेयर। आप देखो बच्चों मैंने यहां बना रखा है, इसी चीज को मैंने यहां पर इलॉबरेट किया, जैसा इधर बना है वैसा इधर भी बनाया जा सकता है। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे बच्चों, तो एक ही डायग्राम में सब कुछ बना दिया गया है। तो वहां पर ऐसे डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे बनाया है कि हर सैलिवरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, पहला ग्लैंडर पार्ट, दूसरा रिजर्वायर या रिसेप्टिकल पार्ट। जो ग्लैंडर पार्ट होता है बच्चों, वो 3 लोब का बना होता है, 1 2 3, और हर लोब में आप ध्यान से देखो छोटे छोटे तमाम सारे लोब पाते हैं। यही लोब सिक्रीट करते हैं या लोब्स की सेल सिक्रीट करती हैं बच्चों सलाइवा, और ये सलाइवा आकर कहां पर स्टोर होता है, रिजर्वायर या रिसेप्टिकल पार्ट, और एट द टाइम ऑफ नीड फिर ये आता है सैलिवरी डक्ट, और सैलिवरी डक्ट कहां ओपन करती है बच्चों, हाइपोफैरिंक्स, या कह सकते हो टंग के पास। हाइपोफैरिंक्स को माउथ पार्ट के टंग से कंपेयर किया जाता है। सलाइवा के मेन एंजाइम कौन से होते हैं, जाइमेज एंड एमाइलेज। अगर आप ध्यान से अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो कुछ हद तक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, 3 लोब बने हुए हैं और बीच में रिसेप्टिकल या रिजर्वायर पार्ट बना हुआ है। तो अब बताओ बच्चों, 1 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, हर सैलिवरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, ग्लैंडर एंड रिजर्वायर या रिसेप्टिकल पार्ट। ग्लैंडर पार्ट 3 लोब का बना होता है, और हर लोब में छोटे छोटे तमाम लोब्स होते हैं, उनकी सेल ही सिक्रीट करती हैं सलाइवा, और ये सलाइवा आकर स्टोर होता है रिजर्वायर पार्ट में, और जब आवश्यकता पड़ती है तो रिजर्वायर पार्ट से सलाइवरी डक्ट से निकल करके बेस ऑफ हाइपोफैरिंक्स पर माउथ पार्ट में जाकर रिलीज हो जाता है। इसमें जाइमेज एंड एमाइलेज एंजाइम पाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर बच्चों। इसके बाद जो एक्सेस फूड होता है बच्चों, वो फैट बॉडीज में स्टोर होता है। फैट बॉडीज की क्वेश्चन टीट में कई बार पूछा गया है। फैट बॉडीज को कार्पोरा एडिपोसा भी कहा गया है। तो ये डायग्राम बच्चों मैंने बना दिया जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, इसमें एम्स के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो फैट बॉडीज होती है बच्चों, इसे कार्पोरा एडिपोसा तुम्हारी एनसीईआरटी में कहा गया है। इसे लीवर ऑफ कॉकरोच भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा लीवर ऑफ कॉकरोच किसे कहते हैं, फैट बॉडीज या हेपेटिक सिका, तो आंसर क्या होगा, फैट बॉडीज। और इसका जिक्र जब मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि कॉकरोच की फैट बॉडीज और अर्थवर्म की क्लोरामोगन सेल्स को लीवर ऑफ कॉकरोच एंड अर्थवर्म कहा जाता है। और मैंने कंपेयर करके बताया था ऐसा क्यों कहा जाता है, अभी बता दूं।
जो फैट बॉडीज है कार्पोरा एडिपोसा होता है बच्चों, इसमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कौन कौन सी? ट्रोफोसाइट्स जो कि सबसे ज्यादा होती हैं, दूसरा माइसीटोसाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन आपके यहाँ एक से पूछा गया है, माइसीटोसाइट्स। तीसरी है बच्चों यूरेट सेल्स, जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में यूरोकोस ग्लैंड्स या यूरोकोस सेल्स कहा जाता है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है, ये यूरिक एसिड बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेशल इंडोक्राइन सेल्स, प्रोबेबली इंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, जिसे ओइनोसाइट्स कहते हैं। इसका जिक्र भी बच्चों मैंने कॉकरोच की बॉडी वॉल में किया था। तो जो फैट बॉडीज होती है बच्चों, इसे तुम्हारी एनसीईआरटी में कार्पोरा एडिपोसा कहा गया, इसे लीवर ऑफ कॉकरोच भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, जैसे ट्रोफोसाइट्स, ये सबसे ज्यादा होती हैं। यही बच्चों एक्सेस फूड स्टोर करती हैं, मेनली ग्लाइकोजन, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोटीन और फैट के फॉर्म में भी, इसीलिए इसका नाम कार्पोरा एडिपोसा, एडिपोसा का मतलब फैट। माइसीटोसाइट है बच्चों, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एंजाइम की सहायता से अमीनो एसिड्स, विटामिन और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लूकोज से करते हैं। यानी माइसीटोसाइट हैज सो मेनी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया व्हिच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, विटामिन्स एंड ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सेल में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो आंसर क्या होगा? माइसीटोसाइट्स। यूरेट सेल्स या इसे यूरोकोस ग्लैंड कहा जाता है या यूरोकोस सेल्स, नाम ही काफी है, ये यूरिक एसिड बनाएंगे, यानी एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, इसीलिए इसे लीवर भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग की बॉडी के अंदर भी मेन एक्सक्रीटिव सब्सटेंस यूरिया लीवर में ही बनता है। यहां पर मेन एक्सक्रीटिव सब्सटेंस यूरेट्स होते हैं, वो भी यहीं पर बनते हैं। और जो ओइनोसाइट सेल्स होती है बच्चों, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, प्रोबेबली संभावना ये है कि ये कुछ अननोन हार्मोन्स की करती है, जो माउल्टिंग में या मेटामॉर्फोसिस में करते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत लिटिल बिट वैक्स लेयर सिक्रीट होते हुए भी देखा गया है। जबकि कल बच्चों मैंने बताया था कि बॉडी वॉल में ओइनोसाइट भी पाई जाती है, लेकिन वैक्स का सिक्रीशन मेनली डर्मल ग्लैंड करती है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों, ये पूरा डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी ने दिया है, कैसे कैसे डाइजेशन होता है, कहां कहां सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, फैट बॉडीज का स्ट्रक्चर, हमारे ख्याल से बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और ध्यान रहे, हर साल बच्चों क्वेश्चन पूछाता है, बहुत जल्दी आपका नीट का एग्जाम होने वाला है, बी केयरफुल बच्चों, बहुत अच्छा। और हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने दिमाग से बायोलॉजी सब्जेक्ट को हटा करके जूलॉजी, बॉटनी को जरूर ध्यान रखो बच्चों, अलग अलग एक्सपर्ट टीचर से ही पढ़ो। ये मेरा सजेशन इसलिए बच्चों कि अब तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।